हेलो, वेलकम बैक टू मर्क्यूरी एकेडमिक्स। माय नेम इज़ हर्षित गौर एंड आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अभी तक जितना हमने पढ़ लिया सब कुछ क्लियर होगा। तीनों यूनिट्स अभी तक जो हमने कंप्लीट कर ली वो क्लियर होंगी और जो आपकी प्रिपरेशन है वो एग्जामिनेशन की और ट्रैक पे होगी। ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में मेरे पास एक डाउट आया था कि मैंने लिखा था ना कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो मैंने ये स्मॉल डी लिखा था क्योंकि मैंने एम भी स्मॉल लिखा था और वी भी स्मॉल लिखा था। तो एक 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 जस्ट तरीका, एक फॉर्मेट है। आप इसको कैपिटल डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि डेंसिटी को कैपिटल डी या बहुत जगह पे स्मॉल डी से डिनोट किया होगा। इट्स ओके, कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली डेंसिटी को जो हम आगे डिनोट करेंगे बड़ी क्लासेस में वो रो से करेंगे। अब रो क्या है? ग्रीक लेटर है। तो मैं इक्वेशन को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा था। इतना इजी फॉर्मूला लग रहा है, इसको मैं है ना ऐसे लिख दूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा एक 9th के लेवल पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं रो वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा था। कोई स्मॉल डी भी मिलेगा, कैपिटल डी, सब सही, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना इन सब चीज़ों पे, ठीक है। चलिए, आज से हम अपनी 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 9 फिजिक्स की जो 4th यूनिट है, वर्क एंड एनर्जी। ओके, वर्क एंड एनर्जी। आज से हम 4th यूनिट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम वर्क के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वर्क क्या होता है? हम डे टू डे में जैसे यूज करते हैं वर्क का मतलब है ना, वर्क जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, वर्क वर्ड को यूज करते हैं, वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग है। साइंस में, फिजिक्स में बोला जाता है कि वर्क जो है वो जैसे हम रियल लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करते हैं वैसा नहीं होता है। एक्सप्लेन करता हूं मैं। सपोज हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। सपोज हमारे पास एक बॉक्स है, इसका वेट मान लीजिए आप 1000 kgs है, ठीक है। 1000 kgs है और इसको मैं मूव कर रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये मूव नहीं हो रहा। मैं और फोर्स लगा रहा हूं, ये मूव नहीं हो रहा। मैं जितना फोर्स लगा सकता हूं मैंने लगाया पर ये मूव नहीं हुआ। इसकी वेलोसिटी 0 की 0 रही, ठीक है। ये डिस्प्लेस नहीं हुआ, ये हिला तक नहीं अपनी जगह से। तो अगर ये मूव नहीं होगा और मैं कितना भी फोर्स लगा लूं, तो डेली लाइफ में हम जैसे वर्क वर्ड को यूज करते हैं, हमारे हिसाब से तो हमने बहुत वर्क किया, हम बहुत एग्जॉस्ट हो गए, हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन 0 है। जिस समय ये मूव करना स्टार्ट करेगा, ये हल्का सा भी डिस्प्लेस होगा, तब साइंस के अकॉर्डिंग वर्क डन हुआ। तो जब तक ये मूव नहीं कर रहा, हम कितना भी एनर्जी एग्जॉस्ट कर लें, कितना भी फोर्स लगा रहे हैं, वर्क डन 0 है, ठीक है। और जैसे ही ये हल्का सा भी डिस्प्लेस हुआ, वर्क डन 0 नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंस। अच्छा, तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि वर्क डन अकॉर्डिंग टू, हम फिजिक्स या साइंस को हम देखते हैं जैसे वर्क डन की डेफिनेशन, तो उसके लिए हमें दो चीज चाहिए। एक तो फोर्स चाहिए जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। ये दोनों क्वांटिटीज चाहिए, फोर्स भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, तभी वर्क डन नॉन जीरो होगा। ओके, आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या? वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मैंने इस पे फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस हुआ, यहां तक पहुंच गया सपोज। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, एस डिस्प्लेस हुआ और एफ फोर्स लगाया। तो वर्क डन क्या है? वर्क डन है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है या फोर्स 0 है तो वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट हम कितना भी फोर्स लगाएं, डिस्प्लेस नहीं हुआ ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। सो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक चीज मैं हल्की से इंट्रोड्यूस कर देता हूं, ये हम 11th में और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज मत होइएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। यानी कि अगर फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो या तो जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है उसको हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा फोर्स के डायरेक्शन में, या फोर्स का जो वेक्टर है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में होगा, तभी दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। और डिटेल में हम इसको 11th में समझेंगे, मैंने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। 9th में आपको स्कूल में जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको स्कूल एग्जाम्स में मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन के होंगे, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज अभी नहीं होना है, 11th में इस चीज को और डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। अभी के अकॉर्डिंग इतनी चीज आप ध्यान रखिए कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट डन
डिस्प्लेसमेंट डन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्लियर? ओके। तो अब इसकी यूनिट हम देख लेते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर। तो फोर्स की वर्क डन की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर। लेकिन एसआई यूनिट में हम वर्क डन की यूनिट लिखते हैं जूल, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्क डन। वर्क डन की यूनिट क्या हो गई? एसआई यूनिट क्या हो गई? जूल, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। तो 1 जूल ऑफ वर्क की क्या डेफिनेशन हो गई? 1 joule of work is the amount of work done on an object by which 1 Newton of force is applied to displace it by 1 meter। यानी कि फोर्स अगर 1 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मीटर है, तो जो वर्क डन हुआ वो 1 जूल है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट, वर्क डन, अब देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमें वर्क मिल रहा है। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन मिलता है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन का कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब वेक्टर इनटू वेक्टर क्वांटिटी का जो हमने मल्टीप्लीकेशन किया और हमें मिला क्या? एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों ऐसा हो रहा है ये भी हम 11th में समझेंगे। अभी इतना ध्यान रखिए कि वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वर्क डन एक छोटा सा पॉइंट है जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि वर्क डन की वैल्यू, ऑल्दो इसमें डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। वर्क डन कैन बी नेगेटिव, ठीक है, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, और जीरो तो होता ही है, देख लिया हमने। ठीक है, जीरो कब कब होता है। अच्छा, नेगेटिव कब होगा? पॉजिटिव कब होगा? सबसे पहले जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे तो ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, यानी कि बीच का एंगल जो दोनों वेक्टर का होगा वो 180 डिग्री का होगा। अब ये होता कब है? ये तब होता है, सपोज आप सपोज करिए आप बाइक से या कार से आप जा रहे हैं, ठीक है, आप 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, आपने ब्रेक अप्लाई किया, और कब तक अप्लाई किया? जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था 50 मीटर पर सेकंड से, और ये जाके रुक गया यहां पे 0 मीटर पर सेकंड। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा, तभी वो ऑब्जेक्ट रुका, रिटायर्ड हुआ। ठीक है, अगर फोर्स इसी डायरेक्शन में होता तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता, उसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो बढ़ती ही जाती, लेकिन कम हुई, जीरो हुई। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो इस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं F इंटू माइनस एस, या फिर माइनस F इंटू एस। ये नेगेटिव वर्क डन है। कब होता है नेगेटिव वर्क डन? हमने देख लिया। अब वर्क डन पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी होता है, और जीरो भी होता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव हमें लगता है ना कि अगर दोनों हो रहा है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा नहीं है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, आई होप अभी तक वर्क जितना हमने समझा क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम समझते हैं एनर्जी क्या होती है। सी, एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेबिलिटी टू डू वर्क। जितनी एनर्जी ऑब्जेक्ट में होगी उतना ही वो वर्क करेगा। जितनी एनर्जी ऑब्जेक्ट में होगी उतना वो वर्क करेगा, यानी कि जो वर्क करने की क्षमता है वो कौन डिसाइड करेगा? एनर्जी। जितनी एनर्जी उतना वर्क होगा। ये एनर्जी मिलती कहां से ऑब्जेक्ट को? जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उस पर वर्क करता है तो ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिलती है। सपोज आपने देखा होगा अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आपने देखा होगा जब बैट्समैन बोल्ड होता है, ठीक है, तो बॉल विकेट अभी स्टेशनरी है, लेकिन बॉल जैसी उस पर लगी, बॉल ने वर्क किया, बॉल ने फोर्स लगाया, बॉल ने फोर्स अप्लाई किया। और अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट में एनर्जी आएगी। ठीक है, तो जैसे ही बॉल ने फोर्स अप्लाई किया, जो विकेट है उसमें एनर्जी आई और विकेट आगे की तरफ मूव किया। ठीक है, कौन सी एनर्जी है, कैसी, अभी हम उसको पे और चर्चा करेंगे। इतना समझ में आया कि एनर्जी जितनी होगी उतना वर्क करेगा। हेंस वर्क की जो यूनिट थी एसआई यूनिट जूल थी, एनर्जी की भी एसआई यूनिट जूल ही है। ठीक है, वर्क और एनर्जी समहाउ रिलेटेड है, जितना एनर्जी उतना वर्क। अच्छा, एक चीज और यहां पे आप समझ लीजिए कि जो एनर्जी है
वो मिल कहां से रही, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, कहां से मिल रही है, जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उस पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, आई होप एनर्जी समझ में आ गई होगी। ठीक है, एनर्जी, अच्छा एनर्जी के सोर्सेज क्या है? एनर्जी का सोर्सेज जो सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है सन है, इसके अलावा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स है, ठीक है, टाइड्स है, ये सारी सोर्सेज है एनर्जी के। ठीक है, ओके। अच्छा, एनर्जी के कुछ हमारे पास फॉर्म्स भी है। ठीक है, एनर्जी के कुछ फॉर्म्स है हमारे पास, जैसे एक फॉर्म है हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हम और समझेंगे। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम दोनों को और अच्छे से समझेंगे, ये दोनों क्या है। इतना अभी तक समझ लीजिए कि एनर्जी क्या है? केपेबिलिटी टू डू वर्क। जितना एनर्जी होगी उतना वो ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। ओके, चलिए अब हमारे पास आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? सी, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। सपोज दो ऑब्जेक्ट है, दोनों सेम मास के हैं, और एक 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो 20 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड से जो जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि उसका मोशन ज्यादा है। मास दोनों का अगर सेम है तो जिसकी स्पीड ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ठीक है, क्योंकि उसका मोशन ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी की एक दूसरी डेफिनेशन भी है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर्ड एट वेलोसिटी। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये 0 मीटर पर सेकेंड रेस्ट पे है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगा इधर, तो इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है? इस पॉइंट पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है? जितना हमने वर्क किया सो डैट वो 0 से 5 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच जाए। तो जितना वर्क हमने किया 0 से 5 तक पहुंचाने में, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इजी है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी चीज, इजी सी चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जितना उसका मोशन होगा उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, इसको मैथमेटिकली हम देखते हैं, हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? m इंटू ए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो s की वैल्यू क्या हो गई? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये s हो गया। ठीक है, तो हम s की जगह पुट कर देते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये a से a कैंसिल हो गया, सो w की वैल्यू क्या आई? हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u 0 हो जाएगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर। अभी हमने क्या पढ़ा? जस्ट अभी क्या पढ़ा था कि जितना हम वर्क करेंगे वही उसकी काइनेटिक एनर्जी है, राइट? अब भी डेफिनेशन में हमने देखा, सो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर। ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, सिंपल सी चीज है। काइनेटिक एनर्जी में कंफ्यूज मत होइएगा, अगर वो मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अभी पोटेंशियल को और काइनेटिक को हम कंपैरेटिवली समझेंगे तो और इजीली आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूं कि आज का लेक्चर में जितना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकूं ना तो पूरा कर दूंगा, क्योंकि एक फ्लो में पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना तो ज्यादा अच्छा है, कंफ्यूजन नहीं होगा और छूटेगा कुछ भी नहीं। जितना 9th के लिए इंपॉर्टेंट है, 9th के आपके एग्जाम्स के लिए मैं सब चीजें कवर करूंगा। ठीक है, ओके। पोटेंशियल को हम समझते पहले क्या? पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। समझिए, पहले हम पोजीशन को समझते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट, ये सपोज यहां रखा है, ये ग्राउंड पे मैं रख देता हूं, ग्राउंड पे रखूंगा तो दिखेगा नहीं। ओके, इमेजिन करिए ग्राउंड पे, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। हमने ग्राउंड को बेस माना हुआ है इसलिए हमने ग्राउंड पे रखा है। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी 0 है, लेकिन मैं अगर h हाइट पे लेके आऊं, इसको h हाइट पे लेके आऊं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कितनी आई बताता हूं। अच्छा, अभी मैग्नीट्यूड अभी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और ऊपर ले जाऊंगा तो और एनर्जी आएगी। कैसे पता करेंगे? हम इसको ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप जैसी करेंगे तो यहां से ड्रॉप करेंगे तो ज्यादा वेलोसिटी में, मतलब ज्यादा तेजी के साथ नीचे जाएगा। यहां से करेंगे तो वेलोसिटी तो देखिए जी तो उतना ही है, एक्सेलरेशन तो उतना ही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी यहां से जितनी नहीं बढ़ेगी यहां से ज्यादा बढ़ेगी। यही कारण है कि ज्यादा ऊपर से हम चीजों को फेंकते तो वो ज्यादा तेजी के साथ नीचे जाता है और मतलब
एक्सेलरेशन सेम है, कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन स्पीड नीचे तक पहुंचते पहुंचते ज्यादा बढ़ जाती है और जितने ऊपर से ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे उसके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं जब वो नीचे पहुंचता है। ठीक है, तो जैसे हमने उसकी पोजीशन को चेंज किया उसके नेचुरल स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। कन्फिगरेशन को हम कैसे समझे? लेट अस सपोज हमारे पास एक बलून है, बलून हमने फुला के रखा हुआ है, ठीक है, उसमें एयर हमने भर दिया। जैसे हम उसको प्रेस करते हैं बलून को, तो बलून को जैसे हमने प्रेस किया उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, उसका कन्फिगरेशन चेंज हो गया, उसका शेप चेंज हो गया, लेकिन हम जैसे ही उसको अपना फोर्स रिलीज करेंगे वो वापस अपने नेचुरल शेप में आ जाएगा। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जो कि कब दिखती है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखती है। ठीक है, जैसे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इस पे कौन सी फोर्स लग रही है? इस पे mg लग रहा है। ठीक है, mg, इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा है। अब हम इसको लिफ्ट करते हैं लेट अस सपोज h हाइट तक, तो यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन यहां कितनी होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी? अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बढ़ गई, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जैसे हम उसको ड्रॉप करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी से नीचे आएगा। ठीक है, हमने पोटेंशियल एनर्जी उसमें कैसे स्टोर हुई? क्योंकि उस पे जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट हमने काम किया। जैसे सपोज एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट में हम जैसे उसको खींचेंगे तो वो नेचुरल स्टेट से हट रहा, हम जो उस पे फोर्स लग रहा है, जो फोर्स उसको वापस ओरिजिनल शेप में लाने के लिए फोर्स उसमें जो इंटरनली लग रहा है उसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं और हमने उसको खींचा, तो जैसे हम रिलीज करेंगे वो नेचुरल शेप में आ जाएगा। तो जब तक हमने उसको टाइट पकड़ा हुआ है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, इट हैज द पोटेंशियल टू डू वर्क, पर जैसे हम रिलीज करेंगे वो वापस एक स्पीड से, एक एक्सेलरेशन से आएगा, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक स्पीड से मतलब नेचुरल शेप की तरफ आएंगे। जो स्पीड कहां से आई? जो स्पीड क्या है? जो स्पीड आई है क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म, मतलब बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी हमको दिख रही है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म। पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर है, लेकिन जो हमने विजुअलाइज किया वो हमें देखा कि काइनेटिक एनर्जी से वो पार्टिकल अपने शेप में वापस आया। जैसे सपोज बो एंड एरो है, हम बो को ऐसे खींच रहे हैं, उसमें पोटेंशियल है कि अब ये वर्क कर सकता है, और जैसे ही हम बो को छोड़ेंगे, मतलब जो हमारा बो है उसको हम छोड़ेंगे, तो जो एरो है वो एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी से जाएगा। ठीक है, ओके। F इज इक्वल टू क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, हमने अभी पोटेंशियल एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वर्क डन हमने क्या पढ़ा? जो हम अभी कर रहे हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स इस पे कितना लग रहा है? जिसके, देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, इस पे mg लग रहा है, तो इसको उठाने के लिए मिनिमम हमें mg फोर्स लगाना पड़ेगा, मिनिमम mg फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी हम जो mg उस पे लग रहा है वो हम काउंटर कर पाए। ठीक है, तो फोर्स हमने कितना लगाया? mg, और डिस्प्लेस कितना हुआ? h हाइट तक गया, तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी आ गई? mgh। यही होता है पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? mgh। सो ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर हो रही है, कैसे हो रही है? हम ऑब्जेक्ट के नेचुरल स्टेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इधर हम उसकी पोजीशन बदल रहे हैं और उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल रहे हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, जो हमें दिखी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अच्छा, एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि एनर्जीज जितनी भी होती है वो इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। अभी हम देखेंगे इस चीज को और, लेकिन इतना याद रखिए एनर्जीज इंटर कन्वर्टेबल होती है, यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पे अप्लाई होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। यानी कि अगर एनर्जी एक फॉर्म में है एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है, वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो जो पहले जितनी थी बाद में भी उतनी ही रहेगी, बस फॉर्म बदला है। एनर्जी कभी ये नहीं होता कि हम मतलब एनर्जी लूज हो जाए या एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाए। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बस वो फॉर्म चेंज होता है। ठीक है, इस चीज को हम और अच्छे से समझते हैं। सपोज हम एक हाइट पे खड़े हैं, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? GROUND, ओके ओके। हम ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं, कितने ऊपर, सॉरी ग्राउंड लेवल ये है और h हाइट पे खड़े हैं, और हमने एक ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया। अब इस पॉइंट पे अगर हम एनालिसिस करें
तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो जीरो है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो है mgh, ठीक है, m मास का ऑब्जेक्ट है। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, यानी कि इस पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करें, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक जीरो है क्योंकि हाफ mv स्क्वायर होता है और v जीरो है यहाँ पे, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और पोटेंशियल कितनी mgh, तो टोटल इसके पास mgh है अभी। लेकिन ये जैसे ही जैसे यहाँ से ड्रॉप होता है, यहाँ से नीचे जा रहा है, तो अब देखिए मान लीजिए इस पॉइंट पे तो h इसका कम हो गया, पोटेंशियल कितनी हो गई अब mgh, हमारे पास मान लीजिए ये h डैश है, तो इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल कितनी है mgh डैश, h डैश कम हो गई क्योंकि h कम हो गया, हाइट कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। लेकिन जितना भी यहां पे था वो कन्वर्ट हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। अब इसके पास एक अगर कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी है तो वो हाफ mv स्क्वायर है, मतलब हाफ mv स्क्वायर इसके पास अगर इस समय वेलोसिटी v है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, रुकिए। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको मान लेता हूं मैं फर्स्ट पॉइंट, इसको मान लेता हूं सेकंड पॉइंट, और इसको मान लेता हूं जब ये जस्ट टच करने वाला है ग्राउंड को, उसको मान लेता हूं थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पे अगर मैं देखूं, फर्स्ट पॉइंट पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल कितनी है mgh, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे काइनेटिक कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ mv स्क्वायर, v क्या है इस सेकंड पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल कितनी हो गई, पोटेंशियल हो गई mgh डैश। h डैश क्या है, इस पॉइंट से यहां तक का, ग्राउंड तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब जब ये जस्ट नीचे पहुंचने वाला है तो इसकी हाइट तो जीरो हो गई, तो अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, और मतलब जीरो नहीं हुई, मिनिमम हुई, क्योंकि कुछ हाइट तो है अभी, ठीक है, एकदम जस्ट पहुंचने वाला है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। मैक्सिमम कैसे हो गई, क्योंकि उसकी वेलोसिटी इस समय मैक्सिमम है, ठीक है। सो थर्ड इंस्टेंस पे जो वेलोसिटी, जो काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम है। वेलोसिटी क्या है, ये इस पॉइंट पे जो उसकी स्पीड है, जो वेलोसिटी है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे, मिनिमम, जस्ट टच करने वाला है तो उसकी हाइट बची है, ठीक है। सो mgh में h बहुत छोटा है, सो पूरी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। लेकिन किसी भी पॉइंट पे, अच्छा इस पूरे एग्जांपल में आप एयर प्रेशर वगैरह को इग्नोर कर दीजिएगा, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें, ठीक है, ठीक है। एनर्जी वहां पे भी ना डिस्ट्रॉय हो रही ना क्रिएट हो रही, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें, ठीक है। इसलिए आप सिर्फ इतना समझिए कि पूरी पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम था और यहाँ पहुंचते पहुंचते पोटेंशियल मिनिमम हो गया, पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती चली गई। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से पूरा वीडियो देखिएगा, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ पढ़ा दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। वीडियो एक दो बार आप देख लीजिएगा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। हेलो, एक दो टॉपिक छोटे छोटे छूट गए थे इस चैप्टर के, तो मैं वो कंप्लीट कर देता हूँ। मतलब कंप्लीट करके मैं क्या कर रहा हूँ, सेम वीडियो में मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो एग्जिस्टिंग जो हमारा वर्क एंड एनर्जी का वीडियो है उसी में ये ऐड हो जाएगा, तो सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए पावर क्या होता है, क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सपोज दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसको ए पुश कर रहा है, इसको ए पुश कर रहा है, इसको बी पुश कर रहा है, ठीक है। दोनों 5 kg के हैं, ठीक है, और दोनों 5 मीटर तक डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो वर्क डन दोनों का सेम है, ए और बी का। लेकिन अगर ए या बी में से कोई एक ज़्यादा टाइम ले रहा है, दूसरा कम टाइम ले रहा है, सो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें कोई और क्वांटिटी चाहिए ना फिजिकली, जो बताए कि भाई हाँ, जो दोनों चीज़ को, दोनों सिचुएशन को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करे। वो यूनिट है, वो क्वांटिटी है पावर। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क हो रहा है मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दोनों सेम है, ठीक है। उसका रेट क्या है, अगर ए सपोज ज़्यादा टाइम ले रहा है सेम वर्क करने में, तो ए कम पावर लगा रहा है। बी अगर कम टाइम ले रहा है तो बी ज़्यादा पावर लगा रहा है। बेसिकली अगर दोनों गाड़ी सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही, सेम वर्क किया दोनों ने, सो जो कम टाइम ले रही है उसको हम बोलते हैं ना ज़्यादा पावरफुल है, जो ज़्यादा टाइम ले रही है उसको बोलेंगे कम पावरफुल है, राइट। सो पावर और टाइम दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर वर्क सेम है, यानी कि P = W/T।
W सेम है तो जिसका T ज़्यादा होगा उसका P कम होगा, ठीक है। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। ओके, पावर की यूनिट है वॉट, ये वर्क है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी के लिए हमने पढ़ा तो है कि जूल होती है यूनिट एनर्जी की, पर जूल बहुत छोटी यूनिट है जो हम कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते। सो कमर्शियली हम यूज़ करते हैं 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर यूज़ करते हैं। 1 किलोवाट आवर आप ऐसे ही समझ लीजिए कि कितनी बड़ी जूल से, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक मशीन है जो 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रही है, 1000 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम कर रही है, उसको हमने 1 घंटे छोड़ दिया तब जाके वो 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगी। सोचिए जूल कितनी छोटी यूनिट है। इसको मैं और अभी और न्यूमेरिकली अच्छा देखिए, 1 किलोवाट आवर को मैं लिखता हूँ 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ये हो गया 1000 वाट इंटू 60 इंटू 60 3600 सेकेंड। अब वॉट इंटू सेकेंड क्या होता है? पावर की यूनिट हमने क्या पढ़ा? वॉट, वर्क डन की जूल, टाइम की सेकेंड। तो जब सेकेंड इंटू वॉट होगा तो हमारे पास जूल आएगा, समझ में आ रहा है? यानी कि वॉट इंटू सेकेंड जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इतने सारे जूल मिला के 1 किलोवाट आवर बनता है, इसलिए हम कमर्शियली 1 किलोवाट आवर यूज़ करते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी 1 किलोवाट आवर है, और 1 किलोवाट आवर को नॉर्मली हम 1 यूनिट बोलते हैं ना कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 150 यूनिट्स है, 200 यूनिट्स है, 250 यूनिट्स है, मतलब 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। सो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और ये पूरा चैप्टर हम मतलब जो है वो एक ही वीडियो में आ गया है, तो हर एक चीज़ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो मेंशन कर दीजिए, एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।